गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। कृषि व्यवस्था में सिंचाई क्या है, इरिगेशन क्या है। जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़े भी होंगे, पौधे ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन बनाने का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत वो अपना भोजन बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी मटेरियल जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? CO2 प्लस H2O। ये पानी, जब उनके पास पानी रहेगा, वाटर रहेगा, तभी अपना भोजन बनाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधों को एसेंशियल थिंग्स, जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, प्राइमरी मटेरियल्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। तब बनाते हैं क्या? भोजन बनाते हैं। इस तरह से वो अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि भोजन बनाने के लिए H2O अति आवश्यक है, पानी आवश्यक। तो पानी इनको मिलता कैसे है? पौधे अपने जड़ के माध्यम से जमीन में मौजूद नमी को अवशोषित करते हैं। लेकिन जमीन में पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है, वर्षा से आता है। और वर्षा कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह पर एक समान बारिश हो या सभी फसलों के समय बारिश हो। अगर सभी फसलों को ससमय पानी ना मिले, पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। और पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो उनसे फिर हमको अपना भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से पौधों को रेन पर अगर आश्रित हैं तो ससमय भोजन नहीं बना पाएंगे और पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब पौधों को आर्टिफिशियली ह्यूमन के द्वारा पानी प्रदान करने की प्रक्रिया, प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट, टू द क्रॉप्स, दैट इज irrigation. A process of providing water to the crops, that is known as irrigation. सिंचाई कहते हैं। पौधों को पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अब हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैक्सिमम लगभग 70 से 75% लोग कृषि पर आधारित है या कृषि बेस्ड, एग्रो बेस्ड अन्य क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं, फैक्ट्रियों में जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधों में जुड़े हुए हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से कृषि अति आवश्यक है। तो भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में कुल जो कृषि क्षेत्र है, जितना पर खेती किया जाता है, उसका 55% हिस्सा ही मात्र इरिगेटेड है। कितना? 55%। और ये जो इरिगेटेड है, फुली और पार्शियली कह सकते हैं। 55% में 30% जो होगा
वह फुली इरिगेटेड है और 25% पार्शियली इरिगेटेड लैंड है। 55% सिंचाई वाला इलाका है और 55% में 30% फुली इरिगेटेड है, 25% पार्शियली इरिगेटेड है, तो बच गया 45%। 45%, 45% जो इलाका है वह वर्षा आधारित है, रेन फेड है। रेन फेड एरिया हो जाएगा इरिगेटेड एरिया, यानी कि वर्षा होगा तो फसल होगी, वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। तो इस तरह से भारत में कृषि अगर हम कहें तो 55% कृषि इलाका से ही हमको गारंटेड फसल प्राप्त होता है। 45% रेन पर आधारित है, वर्षा आधारित है, होगा भी और नहीं भी होगा। ऐसे इलाका जो वर्षा पर आधारित है वह क्षेत्र, वह इलाका, कृषि वाला इलाका, कल्टीवेटेड एरिया जो रेन बेस्ड है, वर्षा पर आधारित है, वैसे इलाका को, वैसे कल्टीवेटेड एरिया को रेन फेड एरिया कहते हैं। कुछ इलाका ऐसे है जहां वर्षा लगभग न के बराबर होता है। 25 सेंटीमीटर सालाना वर्षा, 25 रेन गेट पर 25 सेंटीमीटर से कम अगर सालाना वर्षा होता है तो वैसे इलाका ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत भूमि के अंदर चला जाता है। और वैसे इलाका जिसमें बारिश नहीं होती तो उसका ऊपरी वाला परत होता है वह धूप के कारण टूट जाता है और डस्टी और सैंडी बन जाता है। भारत में थार का मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह इलाका फुली सैंडी है, तो इसमें कृषि नहीं हो पाता। वो इलाका ड्राउट एरिया है, सूखा एरिया है। लेकिन कुछ जो 45% वाला कल्टीवेटेड एरिया है, यहां भी अगर वर्षा नहीं होती तो यहां भी ड्राउट हो जाता है, यहां भी सूखा पड़ जाता है, फसल का अभाव हो जाता है। अब है वाटर मैनेजमेंट। पानी कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो हम इसको कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। यानी कि पौधों को पानी देना, कब देना, कितना देना, वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। वाटर मैनेजमेंट करने से पानी वेस्ट नहीं होता और कोई इलाका सूखा नहीं पड़ता। तो गुड मैनेजमेंट से हम सभी इलाका को कल्टीवेटेड और इरिगेटेड बना सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की क्या एडवांटेज है? बहुत एडवांटेज है। कृषि से ही हम सभी का भरण पोषण करते हैं, सभी को खाने पीने का पर्याप्त मात्रा मिलता है। और अगर कृषि ना हो तो सभी लोग भूखे मर जाएंगे, जीव जंतु भी
जो हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, उनमें मैक्सिमम हमारे कैटल हैं, पशु हैं जिनको हम पालते हैं, वो हमारे कल्टीवेटेड एरिया और कल्टीवेशन में प्रोडक्ट पदार्थों पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर अति आवश्यक है। अब इसके बाद है फैक्टर बेस्ड इरिगेशन। फैक्टर बेस्ड इरिगेशन क्या है? फैक्टर, आखिर हम किसी फसल में कितना पानी डालेंगे और किस मिट्टी में कितना पानी डालेंगे। तो फैक्टर जो है, यह फैक्टर बेस्ड इरिगेशन वह कौन सा कारक है जिसके आधारित सिंचाई करते हैं? तो हम कहते हैं कि सॉइल बेस्ड इरिगेशन। मिट्टी पर आधारित सिंचाई, सॉइल बेस्ड इरिगेशन। बलुआही मिट्टी है, पोरस होता है, तो पानी हमको ज्यादा देना पड़ेगा। काली मिट्टी है, क्ले सॉइल है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, उससे पानी कम देना पड़ेगा। इसका मतलब कि मिट्टी पर आधारित हम पानी फसल को देते हैं, सिंचाई करते हैं। जैसी मिट्टी वैसी सिंचाई। अगर पोरस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो पानी बार बार देते हैं, ज़्यादा देते हैं। लेकिन वैसे मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा रखता है, जैसे क्ले सॉइल, तो हम उसमें पानी कम देते हैं। और दूसरा होता है क्रॉप बेस्ड। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। फसल पर आधारित। कुछ फसल है जो पानी में डूब करके उत्पादन देते हैं, बहुत पानी चाहिए, जैसे द प्लांट्स ऑफ पैडी, धान की फसल, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, लगातार पानी, उसकी जड़ें पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। वह खरीफ क्रॉप्स है, अक्सर बरसात में होता है जब ज्यादा पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन गेहूं, चना जो रबी क्रॉप्स है, इनको उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती। इनको 2-4 बार सिंचाई कर दिया गया, पटवन कर दिया गया, पानी दे दिया गया, उतना ही में फसल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि गेहूं की फसल में बहुत लेस अमाउंट में पानी, वाटर लगता है, जबकि धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई सॉइल बेस्ड और क्रॉप बेस्ड दोनों पर आधारित होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम, पानी खेत में जाता कैसे है, पानी कहां से आता होगा। इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो पानी कहां से आता होता है, तो रिवर से, और कहां से आता है, पोंड से, और कहां से आता है ना। ऐसे हम लोग लेक कह सकते हैं, और गांव में आहर होता है, हिंदी में उसको वाटर रिजर्वर कहते हैं, और स्मॉल वाटर रिजर्वर तो आहर कहते हैं। इसको स्मॉल वाटर रिजर्वर,
इन्हीं से हम पानी खेत को देते हैं। इरिगेशन सिस्टम में पूरे अगर भारत की बात करें तो रिवर बेसिन कितने हैं? 12 रिवर बेसिन है, 12 मेजर रिवर बेसिन है जिनमें कृषि बेहतरीन होता है। और 12 रिवर बेसिन, 8 और भी रिवर बेसिन है जो कंपोजिट रिवर बेसिन है, 2-3 छोटी नदियों को मिला करके उनका इलाका बनता है। लेकिन 12 मेजर रिवर बेसिन है। सिंधु रिवर बेसिन है जिसको इंडस रिवर बेसिन कहते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर बेसिन है, महानदी रिवर बेसिन है, गोदावरी रिवर बेसिन है, कृष्णा रिवर बेसिन है, कावेरी रिवर बेसिन है, नर्मदा रिवर बेसिन है, तापी रिवर बेसिन है, माही रिवर बेसिन है। इस तरह से पेन्नार रिवर बेसिन है। तो भारत में 12 प्रमुख रिवर बेसिन है और उनमें उन नदियों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, उन नदियों के पानी से उनका सिंचाई किया जाता है। पॉन्ड हम लोग बनवाते हैं, लेक नेचुरल पॉन्ड है, वहां से पानी लेते हैं। आहर जो वर्षा के पानी रिजर्व कर देते हैं और फिर समय पर उसे पानी लेकर के पटाते हैं। पटाने और तरीका कैसे है सिंचाई करने का? तो नदियों का जो पानी आता है वो कैसे? कैनल सिस्टम से। कैनल सिस्टम से खेतों तक पानी पहुंचा देते हैं, है ना। और कैनल बनता कैसे है? तो नदियों पर डैम बना करके, नदियों पर बांध बना करके। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। महानदी पर बना हुआ हीराकुंड डैम सबसे लंबा बांध है। और नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध, सरदार सरोवर बांध, गंगा नदी पर बांध, टेहरी बांध, ऐसे बहुत सारे बांध हैं। और बांध को बांध करके नदी के पानी को रोक करके चैनल के माध्यम से खेतों तक पहुंचा देते हैं। फिर इसके बाद है रिवर लिफ्ट सिस्टम। नदी के पानी को अवरोध थोड़ा भी पैदा होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया तो नदी के पानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो बगल वाले किनारे से अगर चैनल निकला हुआ है तो उन चैनल के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंच जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसके बाद ग्राउंड वाटर से भी हम पटवन कर लेते हैं। बहुत व्यवस्था है हमारे पास, है ना, ग्राउंड वाटर से। और हम ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुआं का इस्तेमाल कर लेते हैं, वेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले पारंपरिक सिस्टम से भी हम सिंचाई करते थे, परंतु पारंपरिक सिस्टम का अब तो विलुप्त हो गया है वो सिस्टम। वो बहुत टाइम किलिंग वाला था, पानी कम देता था। आज हमने जो सिस्टम डेवलप किया है उससे हम मैक्सिमम इलाका में सिंचाई कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि वाटर ऑगमेंटेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी
लगभग 45% इलाका में वर्षा पर आधारित है। तो पानी को जमा कैसे कीजिएगा, बचाइएगा कैसे? कोई तो उपाय होगा उस इलाका में। पहला इलाका है जो राजस्थानी इलाका है, जहां वर्षा लगभग ना के बराबर होता है। उस इलाका में वाटर आर्गुमेंटेशन की अति आवश्यकता है। तो वहां हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब वर्षा के पानी को जमा करके बचा लेना और भूमिगत वाटर में थोड़ा सा वृद्धि कराना। अगर हम ऐसा करते हैं कि वर्षा के पानी को रोक देते हैं, सीधे सीधे उसको नदियों में बह करके सागर में जाने नहीं देते हैं, रोक करके रखते हैं, तो ऐसी व्यवस्था से अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर आता है और पानी बचा हुआ भी रहता है। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बेहतरीन रखता है। दूसरा, वाटर को कम खर्च करना है तो वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी हमको कम से कम खर्च हो और फसल हो जाए। तो पानी पतली नाली से हम लोग फसल को देते हैं, पानी वेस्ट ना हो इसलिए खेतों में क्यारी बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं, ताकि जितना पानी की आवश्यकता हो पानी उतना ही जाए। लेकिन उसमें भी पानी ज्यादा जाता था, है ना। तब हमने कहा कि नहीं, स्प्रिंकल मेथड कर देंगे तो बारिश के जैसा होगा। स्प्रिंकल मेथड से अगर हम पानी देते हैं फुहारा टाइप का, वर्षा टाइप का, तो हो सकता है पानी जो पहले हम लोग पानी ट्यूबवेल से पटाए उसमें ज्यादा खर्च होता है, जबकि स्प्रिंकल मेथड से करेंगे तो उसमें कम खर्च होगा। अब इसके बाद हम आते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बूंद बूंद पानी का पटवन, पौधा लगा दिए और पौधों के जड़ों तक पाइप लगा दिए और पाइप में छेदा है पतला, जिससे बूंद बूंद पौधों की फसलों तक, जड़ों तक बूंद बूंद पानी जाता है। इसमें पानी की खपत लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है और फसल भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह गुड वाटर मैनेजमेंट है। पहले आप वाटर को हार्वेस्ट कीजिए, अब अगर अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन स्किलफुल तरीके से कीजिए, दिमाग लगा करके कीजिए कि वेस्ट ना हो, थोड़ा सा भी पानी बर्बाद ना हो। इसके बाद है सेव द वाटर। सेव द वाटर, वाटर इज द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। और पीछे आप पढ़े होंगे कि 70% पानी है और 30% धरती पर स्थल है। वो 70% पानी में 68% पानी और 70% का 98% पानी समुद्र में है। जो 70% पानी मैंने बताया कि इलाका में 98% पानी
समुद्र में है और मात्र 2% पानी ही धरती पर है। धरती पर मीठे पानी के रूप में 98% खारे पानी के रूप में समुद्र में है और 2% पानी ही मीठे पानी के रूप में भूमंडल पर है, स्थल भाग पर है। चाहे वह नदियों में हो जाए, चाहे वह झील में हो जाए, तालाब में हो जाए, अंडरग्राउंड है, या बड़े पैमाने पर उस पानी का, मीठे पानी का हिस्सा आइस कैप के रूप में पोल्स पर है, पहाड़ी इलाकाओं में बर्फ में जमे हुए हैं, ग्लेशियर के रूप में जमे हुए हैं। तो मीठे पानी का मात्र 1% हिस्सा ही हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वह अंडरग्राउंड या नदियों में। तो क्या चाहते हैं कि वो भी 1% वेस्ट हो जाए, जिससे हम कृषि करते हैं, जिससे हम पीने का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो भी वेस्ट हो जाएगा तो न कृषि होगा, न आप पी पाइएगा पानी। बहुत ऐसे देश हैं जो पानी के लिए तरसते हैं। सऊदी अरेबिया, हमारे देश के बगल में ही मालदीव, जो पानी के लिए, मीठे पानी के लिए तरसते हैं। उनको प्रोसेसिंग करके पानी पीना होता है। सागर के पानी, जो खारे पानी है, उसी का प्रोसेसिंग करके वो पानी पीते हैं। भारत में भी कई जगहों पर पानी टैंकर से पहुंचाया जाता है। इसका मतलब कि उस जगह पर अंडरग्राउंड वाटर में नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी बोतल खरीद करके पीजिए, कपड़ा धोइए, नहाइए और सिंचाई कीजिए? क्या संभव है? क्या आप धान की खेती खरीद करके पानी से कीजिएगा? अब अगर ऐसा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो सेव द वाटर, पानी को बचाइए। पानी रिसाइकल्ड होता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। और भारत बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित जगह पर, धरती का बहुत ही खूबसूरत जगह पर यह देश है। यहाँ की जलवायु मॉनसूनी है और हमेशा बारिश होते रहती है। परिणाम स्वरूप अंडरग्राउंड वाटर लेवल हम लोग के फिलहाल तो बरकरार है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इसका जुडिशियली इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए आज इस चैप्टर के समापन पर, सिंचाई की समापन पर, हम ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पानी को जरूर बचाइए, जुडिशियली यूज कीजिए। जितना आवश्यकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल कीजिए, तो भविष्य में लंबे समय तक मीठे पानी हमको मिलता रहेगा। अन्यथा मालदीव के जैसा ही हमें भी मीठे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। धन्यवाद।